गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हम पढ़ चुके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके केमिकल नेम्स और वो क्या रोग उत्पन्न करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें विटामिन्स, तो विटामिन्स टर्म को ही हॉपकिंस ने दिया था। हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था और उन्होंने ही सबसे पहले इसकी स्टडी की थी। विटामिन ए, डी, ई के ये जो नेम्स दिए गए हैं, ये दिए थे जेसी ड्रमॉन्ड ने। इन्होंने विटामिन को कैटेगराइज करके इनके अलग अलग नेम दिए। सेकेंडली अगर हम बात करें तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा घुलनशील और एक जल घुलनशील। वसा घुलनशील में हमारे आते हैं ए, डी, ई एंड के, और जल घुलनशील में हमारे आते हैं बी एंड सी विटामिन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। अगर हम इसकी बात करें तो इसके कारण रोग क्या होता है? रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस तो ये रोग है। और अगर इसके कार्य की बात करें तो रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है हमारी आंखों में, उस रोडोप्सिन का निर्माण करने में ये हेल्प करता है। अगर हम बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, उसे विभक्त किया गया है। विटामिन बी1, इसका केमिकल नेम थायामीन। इसका अगर कार्य हम बात करते हैं तो पेशियों के लिए नियमन करता है, सामान्य कार्य ताकि हो सके। और अगर हम इसके डिजीज़ की बात करेंगे तो इसका डिजीज़ है बेरी बेरी। विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन, इसका कार्य है त्वचा और मांसपेशियों को स्वस्थ रखना, कि किस तरह से वो त्वचा और मांसपेशियों के संतुलन को बना के रखता है, और इसके कारण डिजीज़ होती है कीलोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी5, इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसका कार्य क्या होगा? त्वचा एवं पाचन क्रियाएं जो हैं उनको नियमित करके कैसे रख सकते हैं, और इसके कारण डिजीज़ क्या होती है? पेलाग्रा या डमेंशिया, जिसको हम चर्मग्राह के नाम से भी जानते हैं। चमड़ी का रोग जो होता है उसे हम बोलते हैं चर्मग्राह। नेक्स्ट है विटामिन बी6 पेरिडॉक्सिन। इसका कार्य क्या होता है? अमीनो एसिड के उपापचय में कोएंजाइम को प्रदान करता है ये एक तरह से, और इसका जो हम बोलते हैं डिजीज़ वो क्या है? एनीमिया, मतलब रक्तहीनता, ब्लड की कमी आना, रक्त की कमी आना। और रक्त की कमी आएगी तो बहुत थकावट भी महसूस होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी7 की। इसका नाम है बायोटीन। इसका कार्य क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका उपापचय कराने में ये हेल्प करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी डर्मेटिटिस कॉज करता है, मतलब चमड़ी का रोग जो होगा वो इसके कारण भी होता है। और हम कई बार देखते हैं कि हमारे जो फेस वॉश होते हैं, जो हमारे फेस क्रीम्स होती है, उनके अंदर बायोटीन का अमाउंट प्रेजेंट होता है, मतलब वो चमड़ी को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बी9 फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड सब बहुत इजीली जानते हैं, इसका कार्य क्या होता है? रुधिर के निर्माण में योगदान प्रदान करता है। और अगर हम इसके डिजीज़ की बात करें तो मैक्रोसिटिक एनीमिया डिजीज़ को ये कॉज करता है, जिसका हम हिंदी में बोलते हैं स्थूलार्णक, जिसके अंदर जो एनीमिया, जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती, वो सिर्फ एक कम अमाउंट तक, कम मात्रा तक ही रह पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी12 की। साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य रुधिर निर्माण है अगेन, और इसके कारण जो डिजीज़ कॉज होता है उसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, मतलब यहाँ पर क्या होगा? आरबीसीज बन ही नहीं पाएंगे, उनका फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं।
इसका कार्य होता है मसूड़ों को बनाना व उसको शक्ति प्रदान करना, और इसके कारण जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी, जो मसूड़ों का ही रोग होता है जिसके कारण मसूड़ों से खून आने लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन डी। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका कार्य क्या होगा, जितनी भी हमारी बॉडी में हड्डियां हैं उनको, बोन्स को ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ताकतवर बनाता है, उनके निर्माण में योगदान करता है। और इसके कारण डिजीज़ क्या होगी, रिकेट्स, जिसमें बोन्स जो होती हैं, हड्डियां जो होती हैं वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी फॉर्म होती है, डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई, जिसका नाम है टोकोफेरॉल। इसके कारण क्या होता है, डिजीज जो लैंगिक या हम बोल सकते हैं कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, मतलब नपुंसकता, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। और इसका कार्य होता है लैंगिक ग्रंथियां जो भी हैं, सेक्सुअल ग्लैंड्स जो भी हैं, उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है, उनके नियमन में हेल्प करता है, ग्लैंड्स को नियमित बनाए रखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन के। विटामिन के का नाम है नैप्थोक्विनोन। इसका कार्य क्या होता है, रक्त स्कंदन में योगदान, ब्लड क्लॉटिंग में योगदान। और अगर ये नहीं होगा तो इसकी कमी के कारण डिजीज़ होगा जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो है, रक्त स्कंदन जो है वो हो ही नहीं पाएगा। तो अगर चोट भी लगेगी तो भी रक्त बाहर की तरफ बहता रहेगा। इसलिए विटामिन के रक्त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो था हमारा विटामिन्स। अगर हम विटामिन की कमी हो जाती है बॉडी में, या हम विटामिन को ग्रहण नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ए विटामिनोसिस। ये कंडीशन होती है जिसके अंदर अगर विटामिन प्रेजेंट नहीं होता बॉडी में, और उसके कारण क्या होगा, हमारी जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है, हम कार्य नहीं कर पाते इजीली। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन्स के बाद आता है हमारा मिनरल्स। नेम और इनका कार्य, फंक्शन क्या क्या होता है। सबसे पहले मिनरल्स में बात कर लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है बोन्स और टीथ को फॉर्म करना। अगर ये नहीं होगा तो हमारे बोन्स प्रॉपर नहीं होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, डेलिकेट हो जाएंगे। इसलिए इसका कार्य होता है बोन्स और टीथ को फॉर्म करना। नेक्स्ट पोटेशियम। पोटेशियम का कार्य क्या होता है, या तो नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है, एक्सचेंज होता है Na+ एंड K+, तो नर्वस सिस्टम को मेंटेन करके या नियमित करके रखता है, और हृदय की गति को भी नियमित करता है, हार्ट रेट जो होगा उसको भी नियमित करने में योगदान देता है। नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम, Na+। सोडियम का कार्य क्या होता है, ये भी नर्वस सिस्टम को नियमित करता है, तंत्रिकाओं को नियमित करता है,
और जो नर्व इम्पल्स होती है उसे भेजता है, इम्पल्स जो होती है उसे भेजता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कोबाल्ट की। कोबाल्ट का कार्य होता है स्ट्रॉन्ग करना बॉडी को, भूख लगने में भी हेल्प करता है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही हो तो उसको हम कोबाल्ट की हल्की सी मात्रा दे देंगे तो उसके कारण भूख लगने लग जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मिनरल्स का अमाउंट ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। बढ़ने के कारण क्या होता है, कई बार उल्टा इफ़ेक्ट भी कर जाती हैं, कई बार उसके कारण भी डिजीज़ेस होना पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन क्या करता है, अगर आयोडीन की कमी होती है तो गॉइटर रोग हो जाता है, इसलिए ये क्या करेगा, थायराइड हार्मोन जो है उसके नियमन में हेल्प करेगा। थायराइड हार्मोन के नियमन में योगदान होता है। तो ये थे हमारे कुछ मिनरल्स जिनको हम पढ़ सकते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। अब हम शुरू करेंगे डाइजेशन, पाचन। पाचन कल हमने पढ़ा था। डाइजेशन क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में रासायनिक क्रियाओं के कारण परिवर्तित करता है, मतलब उन पे रासायनिक क्रियाएं होनी चाहिए। अब अगर हम पाचन तंत्र की यहाँ पर बात करेंगे तो पाचन तंत्र में दो टाइप की चीज़ें प्रेजेंट होंगी। एक होगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, एक हमारा होगा सहायक ग्रंथियां या एक्सेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में हमारा पूरा सिस्टम आएगा और उसके साथ ग्रंथियों में आएगा कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो स्रावित करती हैं अपने अपने रस, जिसके कारण पाचन क्रिया इजीली हो सकती है। एलिमेंट्री कैनाल में बात करेंगे तो सबसे पहले मुख या माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ग्रासनाल, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लार्ज एंड स्मॉल दोनों आ जाएंगे, एंड लास्ट इज रेक्टम। ठीक, अगर हम एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड लिवर। तो हम इस तरह से पूरा पाचन तंत्र पढ़ेंगे। पाचन, डाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है मुख में पाचन, डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ। सबसे पहले माउथ में जाते ही हम क्या देखते हैं, दांत देखते हैं, हमारे टीथ देखते हैं। तो टीथ क्या करते हैं, एक रासायनिक क्रिया करते हैं
या फिर केमिकल क्रिया है या फिर मैकेनिकल क्रिया है। क्या है ये? एक तरह की मैकेनिकल क्रिया है, मतलब हम बोल सकते हैं ये यांत्रिक क्रिया है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं? चवर्ण कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं फूड को, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट रहा है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है टीथ। ये सबको पता है, टीथ 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। डाइजेशन ये हमेशा यांत्रिक होता है, मैकेनिकल। डेंटल फॉर्मूला, एक दंत सूत्र भी यहाँ पर होता है हमारे पास, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कितने दांत प्रेजेंट होते हैं किसी भी जंतु में। तो दंत सूत्र क्या होता है? अपर हाफ जॉ टीथ और लोअर हाफ जॉ टीथ इनटू 2। मतलब एक हमारा जबड़ा है ऊपर वाला, एक नीचे वाला, इसके हाफ साइड, बीच से हाफ साइड तक जितने भी टीथ होंगे उनको हम गिन के यहाँ पे लिखते हैं, अपॉन नीचे वाले जबड़े में हाफ साइड इनटू 2। तो अगर हम निकालते हैं 8 है, 8 क्या हो जाएगा इंटू 2 16 और टोटल 32 टीथ प्रेजेंट हैं। इस तरह से हम ह्यूमंस में निकाला ये तो हमने, तो अलग अलग जंतुओं में हम निकाल सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीथ के बारे में। 2 प्रकार के टीथ होते हैं, परमानेंट व टेम्पररी, स्थायी व अस्थायी। अस्थायी कौन से होते हैं? जो बिल्कुल बचपन में आते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत या मिल्क टूथ भी कहते हैं, और स्थायी जो बाद में आते हैं, एडल्ट टूथ। 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट, टेम्पररी। कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम रैबिट्स की अगर हम बात करें, तो रैबिट्स में एक डायास्टेमा प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं दंतावकाश। दंत अवकाश मतलब वहाँ पे दांत न होके एक खाली स्पेस, खाली जगह प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं डायास्टेमा। तो ये वाली टर्म कई बार हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टीथ के बाद बात करते हैं टंग की। टीथ के बाद टंग। टंग में हमारे 4 प्रकार के पैपिला प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ये से बात करते हैं, तो 4 प्रकार के पैपिला यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। अगर इसका नाम लेते हैं तो ये सर्कमवेलेट है, ये फोलेट है, ये फंजीफॉर्म पैपिला और ये फिलीफॉर्म पैपिला। तो इस तरह से 4 प्रकार के पैपिला प्रेजेंट होते हैं। प्लस इसी के साथ साथ यहाँ पे टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे ये वाला स्वीट, ये सॉल्टी, ये सोर, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है बिटर, कड़वा। तो 4 टेस्ट बड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। मतलब पैपिला क्या है? एक तरह से संवेदांग है जो अंदर हमें बताते हैं हमारे ब्रेन को कि टेस्ट कैसा है। तो जहाँ जहाँ पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, हम देखते हैं मोस्टली पैपिलास वहीं पे ही प्रेजेंट है। एक तरह से छिद्र होते हैं ये, जो हमारे टेस्ट का ज्ञापन हमें कराते रहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सलाइवा। सलाइवा आता कहाँ से है? सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ से सलाइवा आता है। सलाइवरी ग्लैंड्स 4 प्रकार के होंगे। इंफ्रा ऑर्बिटल, सब मैंडिब्यूलर, सब लिंगुअल, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंफ्रा ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है? जस्ट आइज के नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इंफ्रा ऑर्बिटल टाइप के ग्लैंड्स। यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे दोनों साइड प्रेजेंट होंगे, पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, और यहाँ से ये क्या लेके आएंगे? सलाइवा लेकर आएंगे। सब मैंडिब्यूलर मतलब अधे मसूड़ों के यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, नीचे यहाँ पर दोनों साइड ये भी पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, और यहाँ से ये सलाइवा को माउथ तक लेकर आएंगे। ऐसे ही सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे दोनों साइड, तो वहाँ से सलाइवा को ये लेकर आएंगे। और एक और हो गया पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। ये होते हैं अधः कर्ण ग्लैंड्स जो कान के नीचे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे दोनों साइड प्रेजेंट होके सलाइवा को लेकर आते हैं। तो ये वाले जो ग्लैंड्स जिन डक्ट्स के थ्रू सलाइवा को लाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट के नाम से जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सलाइवा का कार्य क्या होगा? फंक्शंस ऑफ सलाइवा की अगर हम बात करेंगे तो सलाइवा के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले फंक्शन की हम बात करें तो क्या करता है? ये वेट रखता है, फूड को वेट रखता है, गीला रखता है और अंदर ले जाने में हेल्प करता है, एंगल्फ करने में हेल्प करता है। टॉकिंग में, बोलने में हेल्प करता है। सलाइवा प्रेजेंट होगा तो हम बोल पाएंगे और हमारा गला सूखेगा नहीं। कुछ में ताप नियमन करता है, थर्मो रेगुलेशन। कुछ डॉग्स में जैसा हम देखते हैं कि अपनी टंग को बाहर निकाल के वो अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं, तो ताप नियमन का भी कार्य होता है। फूड को एंगल्फ करने में, अंदर ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है। बोलस का निर्माण, बोलस क्या होता है? फूड मटेरियल जो होता है वो एक बॉल नुमा आकृति ले लेता है, तो उसको अंदर ले जाने में और उसको बनाने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम बात करें तो सलाइवा के अंदर लाइजोजाइम नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा? अगर हमारे बॉडी में माउथ से कोई भी बैक्टीरिया एंटर हो रहा है तो उसकी जो देह भित्ति होगी, सेल वॉल होगी, उसको ये ब्रेक कर देगा और अंदर तक जाने नहीं देगा। तो वहीं पे कुछ बैक्टीरियाज को ये ख़त्म करने में हेल्प करता है। एक और एंजाइम हमारी बॉडी में सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माल्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। माल्टोज एक तरह से डाइसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन माल्टोज आया कहाँ से? माल्टोज आया हमारे पास स्टार्च से। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम है टाइलिन। ये भी एक एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये फंक्शन करते हैं और ये सारे इसके फंक्शंस